Assalamu alaikum students. Last time we discussed the concept of subgroup and also discussed the concepts of left coset, right coset, and we discussed that and we decided that in fact we will work with the left cosets and all the theorems and propositions we prove with left cosets can be proved with right cosets as well. So we will stick to left cosets and prove the propositions and theorems we have to do. First of all, let me tell you about two very important subgroups of a group. So let me write that. Let G be a group. Then सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इस ये सबसेट जो है ग्रुप जी का, ये भी ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है एंड पूरा ग्रुप जी खुद भी अपना सब ग्रुप होता है. Then identity element only, the set of identity element only, and group G itself are subgroups of G. These are very important subgroups. This particular subgroup is called trivial subgroup of G. The subgroup consisting of only identity element is called trivial subgroup. Trivial subgroup of G. ट्रिवियल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो बड़ी साफ नज़र आती हो, आसानी से नज़र आती हो. तो आप देख सकते हैं कि सबसेट जी का जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पर कंप्राइज करता हो, ये सब ग्रुप की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप. Then recall that last time we considered an example. वो ग्रुप जी था जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसका एक सब ग्रुप हमने H कंसीडर किया था 1 -1, while H is subgroup of G, and we noted that index of H in G is equal to 2. मैं आपको रिकॉल करा दूं, इंडेक्स ऑफ H इन G के माने हैं सब ग्रुप H के ग्रुप G के एलिमेंट के साथ बनने वाले डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद. हमने लास्ट टाइम ये बनाई थी और इनकी तादाद 2 बनी थी. So index of H in G or number of distinct left cosets of H in G is equal to 2. अब फर्ज कीजिए हम कोई और ग्रुप ले लें, कंसीडर लेट्स से S5 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट्स. देन आप जानते हैं कि S5 के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 5 फैक्टोरियल होगी एंड 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. एंड ये हम जानते हैं कि वी नो दैट dihedral group of a regular pentagon D5, this is subgroup of S5, and D5 के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो
2 × 5 होती है, आपको याद है 5 रोटेशंस हैं और 5 रिफ्लेक्शंस हैं, तो 2 × 5 एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ D5 इन S5, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ left cosets of D5 in S5, या इस in other words, or what is value of D5 के S5 में लेफ्ट कोसेट्स की तादाद, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद, इंडेक्स ऑफ D5 इन S5 लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल तो नहीं, लेकिन यू विल हैव टू वर्क आउट ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ D5 इन S5, फिर आपने देखना होगा इनमें से कौन से रिपीट हो रहे हैं, उनको आपने छोड़ना होगा, जो डिस्टिंक्ट है उनकी तादाद आपको गिनना होगी, और इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो इस सवाल का फौरी जवाब दे देता है। सो इट मे टेक सम टाइम to answer this question, but we have a theorem, and that theorem is called Lagrange's theorem, called Lagrange's theorem, which जो इस सवाल का फौरी जवाब दे देता है, which immediately provides answer to above question. And the answer is, तो मैं उस थ्योरम को तो फिलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन उस थ्योरम को यूज़ करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि D5 के S5 में डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद या इंडेक्स ऑफ D5 इन S5 इज इक्वल टू, आपने सिर्फ इतना करना है कि ये जो S5 ग्रुप है, S5, इसका ऑर्डर ले लीजिए और इसके जो सब ग्रुप है D5 उसके ऑर्डर के साथ सीधे डिवाइड कर दीजिए, तो ये जवाब आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो अब देखो बहुत ज़्यादा हैसल किए बगैर हमें पता चल जाता है कि D5 सब ग्रुप के S5 में डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद 12 होगी। ये थ्योरम लैग्रेंजेस थ्योरम कहलाता है और इंशाल्लाह वी विल प्रूव दिस थ्योरम टुडे। सो दिस इज लैग्रेंजेस थ्योरम, और मैं इसकी अहमियत आपको बता रहा हूँ कि वैसे अगर आपको D5 के S5 में डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद अगर आपने देखना हो तो थोड़ा वक्त लगेगा आपको ये काम करने में, लेकिन इस थ्योरम से आपने ये काम बहुत आसानी से कर लिया। सो वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। So before proving this theorem, we have to establish few other results, and let's come to those results first.
So before coming to Lagrange's theorem, let us prove few results. तो अब देखिए, सबसे पहले हम जो चीज़ प्रूव करेंगे वो एक प्रोपोजिशन है and which says that let G be a group and H be a subgroup of G. H be subgroup of G, then H, first of all note that H defines an equivalence relation on G. Defines an equivalence relation. आपको याद होगा equivalence relation एक ऐसा relation होता है जो reflexive हो, symmetric हो और transitive हो. तो then H defines an equivalence relation on G equivalence relation on G, और ये रिलेशन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ x इज रिलेटेड विद y और y इज रिलेटेड विद x. कंडीशन ये है कि y x के साथ रिलेट करेगा अगर y जो है वो h के साथ x के लेफ्ट कोसेट को बिलोंग करे. सो this is equivalence relation. We will prove that this is an equivalence relation. And secondly, the equivalence classes of this equivalence relation are exactly the left cosets of H in G. तो इक्विवेलेंस रिलेशन से मुतल्लिक आप ज़रा देख लीजिए, अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो इनको ज़रा दोबारा पढ़ लीजिए. We prove this proposition. इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का. यू मस्ट हैव कमांड ऑन दैट. तो सबसे पहले तो हम प्रूव करते हैं कि y is related with x if and only if y belong to xh is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन की तीन कंडीशंस होती हैं. सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिविटी होती है. तो लेट्स चेक दैट. रिफ्लेक्सिविटी, उसके लिए आप नोट कर सकते हैं कि चूँकि हर एलिमेंट जो है वो अपने लेफ्ट कोसेट को बिलोंग करता है. सिंस वाई एच बिलोंग टू एच, देयरफॉर, और दिस इज फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू जी. तो चूँकि हर एलिमेंट जो है अपने लेफ्ट कोसेट को बिलोंग करता है, देयरफॉर वाई इज रिलेटेड विद वाई. देखिए, वाई
इज़ रिलेटेड टू वाई, क्योंकि वाई वाई एच को बिलोंग करता है, तो देयरफॉर वाई इज़ रिलेटेड विद वाई फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू जी, एंड देयरफॉर our defined equivalence relation is reflexive. Therefore, the relation जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, this relation is reflexive. इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सिमेट्रिसिटी पर। उसके लिए आप सपोज कीजिए कि लेट y is related with x, where y और x जो हैं ये g को बिलोंग करते हैं। So let y is related with x, then अगर y x के साथ रिलेट करता है तो y फिर देन y बिलोंग्स टू एक्स एच, क्योंकि यही हमारी डेफिनेशन है कि y रिलेट्स विद x इफ एंड ओनली इफ y बिलोंग्स टू एक्स एच। अगर y एक्स एच को बिलोंग करता है तो देन देयर एग्जिस्ट h के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट h ऐसा ज़रूर होगा सच दैट कि y जो है ना x के साथ उस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ h के बराबर हो, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स एच। एंड देयरफॉर देखो y एक्स एच x कैपिटल H को अगर बिलोंग करता है तो y जो है x को h के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बराबर होगा। आप एक्स एच की डेफिनेशन आप देख लीजिए, सच दैट दिस इज द केस, एंड देयरफॉर अब यूं करें कि दोनों तरफ आप x इनवर्स के साथ बल्कि दोनों तरफ आप h इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दिए या ऑपरेट कर दीजिए, एंड देयरफॉर y operated with h inverse is equal to xh operated with h inverse, and therefore y h inverse is equal to x h h inverse, and this is equal to x h h inverse is equal to identity element, and therefore y h inverse is equal to x multiplied with या operated with identity element is equal to x, and therefore हमने ये बात प्रूव कर दी है, and therefore y h inverse is equal to x या x is equal to y h inverse एक ही बात है, and therefore x is equal to y h inverse, where h inverse belongs to सो आप ये बात देख सकते हैं कि where h inverse belongs to, क्योंकि h जो है वो h का एलिमेंट था, तो h इनवर्स जो है वो h का एलिमेंट होगा, h इनवर्स भी h का एलिमेंट होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू h इनवर्स और x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड विद h इनवर्स, और h इनवर्स चूँकि h का एलिमेंट है तो y को जब h इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो y h इनवर्स ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ना वो y h कोसेट का होगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू y h कोसेट, लेफ्ट कोसेट ऑफ h विद y, एंड देयरफॉर तो अब देखिए हमारा रिलेशन ये था कि अगर y एक्स एच को बिलोंग करे तो y x के साथ रिलेट करेगा,
अब एक्स वाई एच को बिलोंग करता है तो फिर एक्स जो है वो वाई के साथ रिलेट करेगा। देखो एक्स रिलेट्स विद वाई। तो अब देखिए अगर वाई एक्स के साथ रिलेट करता है तो फिर एक्स वाई के साथ रिलेट करता है एंड देयरफॉर तो हमने फिर प्रूव कर दिया है कि देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। तो हमने इसे सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी के लिए आप सपोज कर लीजिए कि वाई एक्स के साथ रिलेट करता है और एक्स जेड के साथ रिलेट करता है। सो लेट वाई रिलेट्स विद एक्स एंड एक्स रिलेट्स विद जेड। तो हम प्रूव करेंगे कि वाई रिलेट्स विद जेड वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग टू जी। फर्ज कीजिए ऐसा है। अब जो हमारी डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की वो ये है कि अगर वाई एक्स के साथ रिलेट करता है तो वाई एक्स एच को बिलोंग करता है, यानी वाई एच के एक्स के साथ लेफ्ट कोसेट को बिलोंग करता है। अब देखिए वाई एक्स के साथ रिलेट करता है तो फिर वाई जो है ये बिलोंग करेगा एक्स एच को एंड एक्स जो है वो जेड के साथ रिलेट करता है तो फिर एक्स बिलोंग करेगा जेड एच कोसेट को। तो देयरफॉर अब देखिए वाई एक्स एच को बिलोंग करता है तो वाई जो है ना ये बराबर होगा फिर वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम एलिमेंट ऑफ एच एंड एक्स जो है वो जेड एच को बिलोंग करता है तो फिर एक्स बराबर होगा जेड मल्टीप्लाइड विद सम एलिमेंट ऑफ एच। ये दोनों एलिमेंट बराबर हो भी सकते हैं और होना ज़रूरी नहीं है। तो वेयर एच वन एच टू बिलोंग टू एच एंड देयरफॉर हमने प्रूव करना है कि वाई जो है वो जेड को रिलेट करता है एंड देयरफॉर देखिए ये y बराबर है x मल्टीप्लाइड विद h और x बराबर है जेड एच टू। तो आप x की जगह पर यहाँ पर जेड एच टू लिख दीजिए जेड एच टू एंड देन मल्टीप्लाइड विद एच वन एंड दिस इज इक्वल टू आप एसोसिएट लॉ यूज़ कर रहे हैं तो जेड एच टू मल्टीप्लाइड विद एच वन बट अब देखिए एच वन एच टू दोनों एच के एलिमेंट्स हैं तो एच वन एच टू या एच टू एच वन का जो प्रोडक्ट है ये भी एच को बिलोंग करेगा बिलोंग्स टू एच। तो ये फिर आ गया z इंटू एन एलिमेंट ऑफ h। तो इसके फिर माने ये हो गए कि y बराबर है z इंटू एन एलिमेंट ऑफ h। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू लेफ्ट कोसेट ऑफ h विद z y बिलोंग टू z h एंड देयरफॉर अगर y जेड एच को बिलोंग करते हैं तो अब देखिए जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था वो कहता है कि y अगर एक्स एच को बिलोंग करता है तो y एक्स के साथ रिलेट करेगा, y जेड एच को बिलोंग करता है तो y फिर z के साथ रिलेट करेगा। देयरफॉर y रिलेट्स विद z। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर y x के साथ रिलेट करता है और x z के साथ रिलेट करता है तो फिर y जो है वो z के साथ रिलेट करेगा एंड देयरफॉर this particular relation
इज ट्रांजिटिव। और ये तीनों चीज़ें प्रूव करने के बाद वी कैन कंक्लूड दैट हेंस दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि ये रिलेशन कि y इज़ रिलेटेड विद x if and only if y belongs to left coset of h with x, this is an equivalence relation. Next we have to prove that कि इसकी equivalence classes वही हैं जो कि h के g में left cosets हैं. So for second one हम g का एक एलिमेंट ले लेते हैं. लेट x belong to g, then by definition we have, अब इक्वलेंस रिलेशन की डेफिनेशन के हवाले से अब देखिए x की जो इक्वलेंस क्लास है ये बराबर है ये g के वो एलिमेंट्स हैं जो कि ये g के वो एलिमेंट्स हैं जो कि x के साथ रिलेट करते हैं, सच दैट y इज रिलेटेड विद x. इक्वलेंस क्लास की यही डेफिनेशन होती है. थोड़ा सा फ़र्क महसूस कर रहे हो तो मैं डिस्कस कर दूंगा इसके बाद. तो इक्वलेंस क्लास ऑफ x इज इक्वल टू y बिलोंग टू g सच दैट y इज रिलेटेड विद x एंड दिस इज इक्वल टू y बिलोंग टू g सच दैट y इज रिलेटेड विद x के माने हैं y बिलोंग्स टू xh. y बिलोंग्स टू xh. अब आप देखिए कि g के वो एलिमेंट जो xh को बिलोंग करते हैं तो ये फिर xh ही बनेगा. दिस इज इक्वल टू xh, यानी कि g के वो एलिमेंट्स जो g के इस सब ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो इस सब ग्रुप की डेफिनेशन है. तो देयरफॉर इक्वलेंस क्लास ऑफ x इज इक्वल टू xh. तो हमने ये बात पे प्रूव कर दी है कि ये जो इक्वलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया है इसकी इक्वलेंस क्लासेस एग्जैक्टली ग्रुप जी के लेफ्ट कोसेट्स हैं. सो हैविंग सेड दैट हम एक बात नोट कर लेते हैं, बल्कि हम एक कोरोलरी लिख लेते हैं. एंड कोरोलरी गोज लाइक दैट कि लेट जी बी अ ग्रुप and H be a subgroup of G, then आपको याद होगा हमने जो इक्वलेंस क्लासेस से मुतल्लिक हमने जो काम किया था या इक्वलेंस रिलेशन से मुतल्लिक उसमें हमने ये प्रूव किया था कि दो इक्वलेंस क्लासेस या तो इक्वल होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं. और सेकेंडली इक्वलेंस क्लासेस का जो यूनियन है वो पूरे सेट एस के बराबर होता है जिस पर हमने इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन किया है. इस केस में सेट एस हमारे पास ग्रुप जी है और इक्वलेंस क्लासेस लेफ्ट को सेट्स हैं. तो फिर हम लिख सकते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी. देन नंबर वन, any two left cosets of H in G are either equal or are disjoint. तो हम ये बात लिख देते हैं कि then for any x y belonging to G either x के साथ h का लेफ्ट कोसेट जो है वो y के साथ h के लेफ्ट कोसेट के बराबर होगा या एक्स एच और वाई एच का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा या ये डिसजॉइंट होंगे. ये चीज़ हमने इक्वलेंस रिलेशन
के प्रोसेस में ये बातें हमने प्रूव की थी। तो यहाँ चूँकि इक्वलेंस रिलेशन की इक्वलेंस क्लासेस लेफ़्ट कोसेट्स हैं, तो फिर लेफ़्ट कोसेट्स या तो आपस में बराबर होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। एंड सेकेंडली हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर आप इक्वलेंस क्लासेस का यूनियन ले लें तो पूरा सेट एस बन जाता है। तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनियन ओवर एक्स बिलोंग टू जी, union of all the left cosets or equivalence classes is equal to G। सो इसके प्रूफ के लिए तो हमें कुछ ख़ास एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं कि ये बात हमने प्रूव कर रखी है व्हेन वी वर डूइंग इक्वलेंस रिलेशन, कंसेप्ट अबाउट इक्वलेंस रिलेशन। तो फॉर प्रूफ वी कैन से दैट सिंस y is related with x if and only if y belongs to xh is an equivalence relation so since this is an equivalence relation and the left cosets left cosets equivalence classes हैं and the left cosets hx where x belong to g are exactly the equivalence classes of this equivalence relation are exactly the equivalence classes of this equivalence relation this equivalence relation therefore corollary follows from proposition already proved। वो जो हमने प्रूव की थी इक्वलेंस क्लासेस के हवाले से और इक्वलेंस रिलेशन के हवाले से, फ्रॉम प्रोपोजिशन ऑलरेडी प्रूव्ड। मैं लिख देता हूँ इन प्रीवियस सेशन, इन प्रीवियस सेशन। तो ये तो सिंपल सा रिज़ल्ट है जो इमीडिएटली it follows immediately because of our result we have already proved। मैं सिर्फ एक बात आपके लिए नोट कर देना चाहता हूँ। अब प्रीवियस सेशन से रिकॉल कीजिए कि हमने वो जो सेट एस लिया था, सेट एस पर हमने इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन किया था। तो वहाँ हमने किसी भी एलिमेंट ए की जो इक्वलेंस क्लास है वो हमने लिए थे एस को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट एक्स इज रिलेटेड विद ए। और हमने शायद वहाँ लिखा था कि ए इज़ रिलेटेड विद एक्स। हम लास्ट में हमने ये लिखा था कि ए इज़ रिलेटेड विद एक्स। तो ये बात नोट कीजिए कि ये चूँकि इक्वलेंस रिलेशन है, तो अगर ए एक्स के साथ रिलेट हो तो एक्स ए के साथ रिलेट होगा
तो हम चाहें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू, ये S को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट्स हैं सच दैट X इज़ रिलेटेड विद A। यानी कि आप यहाँ चाहें तो A इज़ रिलेटेड विद X लिख लें, या चाहें तो X इज़ रिलेटेड विद, यानी कि A की इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करते वक्त वो एलिमेंट्स X जो X इज़ रिलेटेड विद X या X इज़ रिलेटेड विद A, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुमकिन है कि पिछले सेशन में मैंने ये लिखा हो और इसमें मैंने ये लिखा है इस वक्त। आप देख लीजिए, मैंने यूँ किया है कि X की इक्विवेलेंस क्लास Y इज़ रिलेटेड विद X, तो मैंने ये वाला ये चीज़ लिखी है, A की इक्विवेलेंस क्लास X इज़ रिलेटेड विद A। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक होता है। तो कभी ऐसा लिखना आसान होता है, कभी ऐसा लिखना आसान होता है, तो आप जैसे भी चाहें आप लिख लें, लेकिन प्रूफ फिर बड़ी एहतियात से करना होते हैं। सो हैविंग डन दैट, एक नोट और हम लिख लेते हैं कि ये फाइनाइट ग्रुप के हवाले से मैं लिखने लगा हूँ कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप एंड इस ग्रुप G के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फ़र्ज़ कीजिए कि n है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जो एग्ज़ाम्पल की थी कोसेट्स के हवाले से, मैं आपको एग्ज़ाम्पल तो नहीं, मैं सिर्फ आपको ग्रुप दिखाने लगा हूँ। ग्रुप था 1 -1 आइटा माइनस आइटा, सब ग्रुप था 1 -1। इसके आपको याद होगा कि डिस्टिंक्ट दो कोसेट्स बनते हैं। हमने 1 -1 आइटा माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया था, तो कोसेट बने तो 4 थे, लेकिन उनमें दो आपस में बराबर हो गए, तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स की तादाद 2 आई थी, 4 नहीं आई थी। तो अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो n हो, तो उसके डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स की तादाद जो है ना वो n या फिर n से कम हो सकती है। तो मैं इस वजह से मैं यह लिख रहा हूँ कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G और ऑर्डर ऑफ G बी इक्वल टू n। लेट हम लिख लेते हैं कि x1h, x2h, so on up to x और h, where r is less than or equal to n, b the all distinct left cosets of h in G। देन अगर हम इन तमाम लेफ़्ट कोसेट्स का यूनियन ले लें, देन यूनियन ओवर I varies from 1 to R XIH is equal to G। इन तमाम डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स का यूनियन जो है वो G के बराबर आ जाएगा। ये रिज़ल्ट इसमें उसी के इक्विवेलेंट है जो इससे पहले हमने लिखा था। यहाँ कोसेट रिपीट भी हों तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं 2 सेट एक जैसे हों तो उनका यूनियन लेने से वो एक ही सेट रहता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप G फाइनाइट है तो फिर इस बात को आप ज़रा ज़्यादा वजाहत से लिख सकते हैं कि जो अगर आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद n है और लेफ़्ट कोसेट्स की तादाद r बनती है, तो इन और डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स का यूनियन जो है वो G के बराबर आएगा। अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो इस बात को ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिखा जा सकता है। तो मैं ये नोट सिर्फ आपको बताना चाहता था। सो हैविंग डन दैट, let's come to a proposition. Proposition number should be
या मैंने प्रोपोजिशन लिख दिया, शुड हैव रिटन हियर प्रूफ, लेट मी मेक इट प्रूफ। अभी नोट कर लीजिए, इट वाज प्रूफ, मैंने प्रोपोजिशन दोबारा लिख दिया। सो इट वाज प्रोपोजिशन नंबर 4 एंड देन let's say number 5 proposition. So proposition says that if G is a group and H is subgroup of G, then for any X belonging to G, if G is a group and H is a subgroup of G, then for any X belonging to G, अब ये है वो चीज़ जो हमने प्रूव करनी है कि ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट आप ले लें x, और इस एलिमेंट x का आप h के साथ लेफ्ट कोसेट लें, इस एलिमेंट x के साथ आप h का लेफ्ट कोसेट लें, उस लेफ्ट कोसेट में जो एलिमेंट्स की तादाद है, इसके माने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स एच, तो ये एलिमेंट्स की तादाद उतनी ही होगी जितनी के सब ग्रुप h में एलिमेंट्स की तादाद है। सो दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव, number of elements in H is equal to number of elements in the left coset XH. Proof is very simple. Proof में हम यूँ करेंगे कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे H से लेकर XH तक, और प्रूव करेंगे ये फंक्शन 1 to 1 है और ये फंक्शन ऑन टू यदि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगी, फिर दोनों में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो जाएगी। तो वी डिफाइन अ फंक्शन, हम एक फंक्शन फाई कह लीजिए, हम एक फंक्शन फाई डिफाइन करते हैं एच से लेकर सेट एच से लेकर, याद कि सेट एच से लेकर सेट एक्स एच तक। एच सब ग्रुप है लेकिन हम इसको एज ए सेट ही ले रहे हैं। अब एक्स एच जो है वो लेफ्ट को सेट है, लिखने से हम एज ए सेट ही ले रहे हैं। तो वी डिफाइन अ फंक्शन बाय, अब ये फंक्शन में इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एच का कोई भी एलिमेंट हमें एच दे दिया जाए, इस पर जो फाई का इफ़ेक्ट है, फाई का इफ़ेक्ट वो होगा एक्स एच, यानी कि कोई भी एच का एलिमेंट एच दे दिया जाए, फाई का इफेक्ट सिर्फ ये होगा कि फाई जो है वो एच के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर देगा एक ग्रुप जी के अंदर रहते हुए। तो दिस व्हाट वी डू नाउ, वी शैल प्रूव दैट फाई इज 1 to 1, या इंजेक्टिव भी जिसे आप कहते हैं, फाई इज 1 to 1। 1 to 1 प्रूव करने का तरीका आप जानते हैं कि आप इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि उन पर फाई का इफेक्ट बराबर है, फिर दोनों एलिमेंट्स को आपस में बराबर प्रूव कर देते हैं। तो फॉर दिस लेट फर्ज करें कि फाई का H1 पर इफेक्ट जो है वो फाई के H2 पर इफेक्ट के बराबर आ जाता है, वेयर H1 H2 बिलोंग टू H। तो फ़र्ज़ कीजिए फाई का H1 पर और H2 पर इफेक्ट आपस में बराबर आ जाता है। फाई H1 याद रखिए XH1 होगा और फाई H2 XH2 होगा। तो ये मैं पेज हटा रहा हूँ। देन जो मैंने आपको बताया है कि देन XH1 इज इक्वल टू XH2 and therefore
अब दोनों तरफ एक्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक्स इनवर्स एक्स एच वन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स एच टू एंड देयरफॉर अब आप एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर लें तो इट विल बिकम एक्स इनवर्स एक्स एच वन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स एच टू एंड देयरफॉर एक्स इनवर्स एक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू एच वन इज इक्वल टू अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू एच टू एंड देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट जब एच वन से मल्टीप्लाई हुआ एच वन या एच टू तो देयरफॉर एच वन इज इक्वल टू एच टू। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर फाई का एच वन एच टू पे इफेक्ट आपस में बराबर है, इफ फाई एच वन इज इक्वल टू एच टू देन एच वन इज इक्वल टू एच टू, तो देयरफॉर फाई इज 1:1। फाई